नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर स्वागत है। देखिए, आज की इस कड़ी में प्रश्नोत्तर की कड़ी है ये। इसमें हम देखेंगे संख्या पद्धति के अंदर जो सवाल आते हैं उनको लगाने की कोशिश करेंगे आज पूरे इस वीडियो में। यदि √1 प्लस x/69 इक्वल टू 14/13 तो x बराबर होगा, यानी इस तरीके के सवाल में x का मान हमें बताना है। तो इसमें क्या करते हैं, सीधा सा दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो हमें ये चीज मिल जाएगी, यानी इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 इक्वल टू 13 का 169। इस तरीके से दोनों का स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा। यहां क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो 169 प्लस और 169, यहाँ एलसीएम लेना है। जब एलसीएम लेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा यहाँ पर, और यहाँ 196 इक्वल टू 169। अब देखिए दोनों तरफ है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर बचेगा क्या, x इक्वल टू 196 और इस चीज को उधर ले जाएंगे तो वहां 169, यानी हमको यहाँ माइनस कर देना है। तो 16 माइनस 9, 16 में से माइनस 9 जाएगा तो यहाँ बचेगा हमारे पास 7 और यहाँ 8 और माइनस 6, यहाँ बचेगा 27। यानी हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27। इस तरीके से आसानी से सवाल को लगा लेंगे स्क्वायर करने के बाद। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अगले सवाल में क्या है, निम्नलिखित में से किस संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होगी। यानी हमें ध्यान देना है कि परिमेय संख्या, ये संख्याएं हैं, कोई भी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है तो बताना है कि इसमें किस संख्या का जो है वो वर्गमूल होगा, यानी उस संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। निम्नलिखित में से किस संख्या, उस संख्या का छांट के इसमें से बताना है, इस ऑप्शन से ही बताना है कि किस संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे तो वो परिमेय संख्या निकलेगी। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑप्शन के माध्यम से ही जाएंगे। यहाँ ऑप्शन यानी सबसे पहले क्या लेंगे, इस ऑप्शन को ले लेते हैं। यहाँ पर जैसे इस ऑप्शन को लेंगे हम तो यहाँ पर क्या होगा कि 4/10, यानी यहाँ पर क्या है, एक संख्या के बाद दशमलव है तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो देखो क्या मिलेगा, हमें इसका तो 2 मिल जाएगा लेकिन इसका नहीं मिलेगा, यानी ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती। परिमेय संख्या के बारे में हम जानते हैं कि जो संख्या p/q के रूप में लिखी जा सके और q कभी भी 0 ना हो, इस तरीके के रूप में लिखते हैं। तो ये परिमेय संख्या का रूप हो गया और यहां पर इसका हम नहीं निकाल सकते। अब अगले वाले में आ जाओ, यहां देखो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, 9/100 हो जाएगा। यानी इसका वर्गमूल कितना होता है, जो है स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी ये संख्या हमें क्या मिल गई, इस रूप में मिल गई। यानी उत्तर हमारा क्या हो सकता है, यानी आंसर बी होगा 0.09। इस तरीके से इस सवाल को आसानी से हम लगा लें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए इसमें अगले सवाल में क्या है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या, यानी यहां पर छोटी से छोटी संख्या का मतलब महत्वपूर्ण है, संख्या से गुणा, एक अगला पॉइंट पकड़ लेना है, यहां पर गुणा किया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग का मतलब यहां पर वो स्क्वायर बन जाए, यानी ऐसी संख्या जो भी है इसमें हम किस संख्या से गुणा कर दें, इस संख्या को जो हमारे पास संख्या दी गई है इसको हम किस संख्या से गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और वो हमें छोटी से छोटी संख्या को ही बताना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, यानी 294, 2 से सबसे पहले तो 2 1 2, 2 4 17, यानी 7 आ जाएगा यहाँ पर 14 की जगह पर। फिर यहाँ 3 से 3 चक्को 12, यहाँ बचा 2 3 9 27, 7 से कर देते हैं, 7 7 49, 7 एकम 7। अब देखिए यहाँ पर पेयरिंग जो करेंगे तो इसका तो पेयर बन जाएगा, यानी 7 का तो हमें वर्गमूल मिल जाएगा यहाँ पर, यानी इसका बन रहा है। यानी यहाँ पर
जो है पेयर कम पड़ रहा है, यानी एक इसका पेयर नहीं बन रहा और एक इसका पेयर नहीं बन रहा, यानी इस संख्या को हम 2 से कर दें और किस संख्या से कर दें, 3 से कर दें, यानी इन दोनों को गुणा कर दें तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा, यानी वो संख्या 6 होगी जिससे इस संख्या को हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में मिल जाएगी, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा, वो 6 होगा। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन किसके कर लेंगे, जिसके पेयरिंग नहीं हो रही होगी उनको गुणा कर लेंगे आपस में, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। कभी कभी कह देता कि इसी सवाल में अगर वो कह दे कि वो छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिससे भाग देने पर, यानी वो कह दे, मान लो यही सवाल हो, यही अंक दिए हो, अगर कह दे कि हमें भाग देने पर पूर्ण वर्ग मिल जाए, यानी वो छोटी से छोटी संख्या बताइए कि वो भाग देने पर, तो क्या करेंगे, इसी के तो पेयर नहीं बन रहे, बाकी इनके तो पेयर बन रहे हैं, तो यहां पर क्या करेंगे, यानी इसी संख्या से 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6 से ही ये संख्या ऐसी फंसेगी जाके कि उसे हम भाग दे दें, तब भी हमें पूर्ण वर्ग मिल जाएगा। देखो अगर ये पार्ट हटा दें 2 और 3 तो क्या मिलेगा, 49 बचेगा, 49 हमारा क्या है, पूर्ण वर्ग है। आसानी से हम एक ही सवाल से दोनों चीजें समझ लिए। यहां पर अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें क्या है, नेक्स्ट सवाल में कि 0.4 के ऊपर बार है, यहाँ 0.7 के ऊपर बार है, यहाँ 0.5 के ऊपर बार है, यानी इस तरीके बार वाले को पहले क्या करें, हमको निकालना है ये कि इसमें से किसके ये बराबर आएगा, इसका एडिशन। तो हम जानते हैं इनको पहले हम परिमेय संख्या में आसानी से बदल लेते हैं, भिन्न संख्या में हम इसको ले आएंगे। जैसे इसको बदलते हैं तो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर पहली बात अगर हम हटाना चाहें सीधे यहाँ देख कर ही, तो देखते हैं सबके ऊपर सिंगल बार है, तो एक नियम हमने बताया था, पिछले वीडियो में ही बताया है, आप जाके देख सकते हैं वहां से, कि जिसके ऊपर सिंगल बार होगा तो उसके नीचे 9 आएगा और वहां डबल बार नहीं होता, तो जब डबल बार नहीं होता तो यहाँ सबके नीचे हमको सिंगल 9 ही मिलेगा, यानी जो हर में आएगा वो सिंगल ही होगा, यानी ये नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, यानी इन दोनों सवालों में क्या मिलेगा, इन दोनों ऑप्शंस में हमें 99 मिलेगा, यानी 99 मिलेगा, सबकी यहाँ पर हमें 99 मिलेगा नीचे, तो यानी हर यानी डिनोमिनेटर में 99 मिलेगा, इसलिए ये दो ऑप्शन तो यहाँ से हट जाते हैं, बचते हमारे पास ये दो ऑप्शन, इनको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 4/9, यहाँ क्या मिलेगा 7/9, यहाँ क्या मिलेगा 5/9, इन सबको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ हम ऐड करेंगे तो यहाँ 7 5 12 और 12 4 16/9। अब देखिए 16/9 मिला, 16 जब 9 मिलता है यहाँ पर तो क्या होगा कि इसमें हमको देखना चेक करना है, यानी हमने जो मेथड बताया था वो क्या मेथड बताया था कि अगर हमको ये बार है, बार से हटाना है, इस वाले रूप में लाना है, तो हम क्या करते थे, इस चीज को लिखते थे 16 - 1 यानी पूरी संख्या लिखते थे, फिर एक जो बाद में होता था जिस पर बार नहीं होता था उसको माइनस कर देते थे, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतनी बार 9 लिख देते थे, यहाँ क्या मिलेगा 15/9, यानी जो मैच नहीं कर रहा है। अगला वाला पार्ट देखते हैं, देखिए इसका पार्ट क्या आएगा 17 - 8 / 9 और यहाँ क्या मिलेगा 16/9, जो कि सीधा सा मैच कर गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1.7 के ऊपर बार। ये इस तरीके से इस सवाल को आसानी से हम इस मेथड के थ्रू लगा लेंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें अगला सवाल में क्या है कि 51.84 डिवाइडेड बाई 4.32 इक्वल टू 12 हो तो 0.005148 डिवाइडेड बाई 0.432 का मान इसमें हमें बताना है, फाइंड आउट करके देखना है। तो हम जानते हैं कि इसी के बराबर संख्याएं तो सेम है, ये जो ऊपर की संख्याएं दी गई हैं और नीचे की संख्याएं सेम है, सिर्फ दशमलव का फर्क है, यानी दशमलव के जो प्लेस में है वही चेंजेस किए गए, तो मान तो 12 होगा ही, इसीलिए सब में 12 दिया गया है, केवल दशमलव जो है उसी का ही डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले 60 तरीके से क्या करेंगे कि दशमलव हटा देंगे, यहाँ से हमने हटा दिया, यानी 2 प्लेस के लिए नीचे था, 2 प्लेस के ऊपर था, तो दोनों बराबर थे, लेकिन अब हमारे पास क्या बन गया, देखिए इसका मान इस तरीके से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमको क्या मिलेगा 432 यानी 12, यानी इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये चीज हमारी कुछ ऐसी होगी, इस तरीके का हो गया।
अब इस पे आते हैं, तो देखो हटाने की कोशिश करते हैं। 3 प्लेस यहां पर है, तो 3 प्लेस यहां से हटाएंगे तो इस जगह पर आ जाएगा। जब 3 प्लेस बराबर है यहां पर, तो देखिए क्या मिलेगा, 5.148 डिवाइडेड बाई 432, ये चीज यहां पर मिल जाएगी। अब देखिए ये, लेकिन हमें लाना कहां है, बिल्कुल इस तरफ लाना है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यानी 3 प्लेस और शिफ्ट करना पड़ेगा। 3 प्लेस जब हम और शिफ्ट करेंगे, इसको यहां से हटा देंगे दशमलव को, तो 1 बाई डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब ये चीज तो बन गई। अब इस तिन्ने पूरे का जो मान हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 12 मिला है, यानी 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 2 3, यानी 3 प्लेस के बाद दशमलव लगना है, तो 1 2 और एक बाहर, यानी 1 2 0.0, यानी 3 प्लेस के बाद दशमलव लग गया। उत्तर हमें मिल गया बी। इसका बी पार्ट आसानी से हम निकाल सकते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती इन सवालों में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 6। देखिए इसमें अगले सवाल में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। यानी यहां पर देखना है वर्ग नहीं हो सकती, यानी इसमें से कोई 3 संख्या ऐसी होंगी जो वर्ग होंगी और एक संख्या ऐसी होगी जो वर्ग नहीं होगी। अब इसमें नॉर्मली क्या करते हैं सभी लोग, इसका सभी का वर्ग निकालते हैं, यानी सबका वर्गमूल निकाल लें। जिसका वर्गमूल निकालेंगे वही संख्या, जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकल आएगा वो पता चल जाएगी। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा कि हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब लेकिन हमने एक तरीका बताया है, जो पिछले वीडियो में है, आप देख सकते हैं जाके, कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं इकाई के नंबर पर, अगर वो आ जाती हैं तो वो किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं बनने देती। जैसे वो संख्याएं हमारे पास जो होती हैं, वो संख्याएं होती हैं 2 3 7 और 8। ये वो संख्याएं हैं जो यूनिट प्लेस पे आ जाती हैं तो हमारा पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। यानी जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम यहां पर बताएं 1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 होगा, 2 का 4 होगा, 3 का जो है 9 होगा, 4 का 16 होगा, और यहाँ 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49 होगा, 8 जो आएगा 8 का होगा हमारे पास 64 होगा, 9 का 81 होगा। अब देख लो इसमें कहीं भी ये संख्याएं यूनिट प्लेस पे नहीं मिलती। यानी अगर इन संख्याओं में कहीं पर भी इनमें से कोई एक आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ये संख्याएं नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें देखो इस वाली संख्या में क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, बाकी सब में तो 5 6 और 6 मिल रहा है, लेकिन ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। यानी यही हमारा देख के इसको हम सीधा देखेंगे और लगाने की आवश्यकता ही नहीं, फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो ये इसका आंसर रहा 6, सवाल नंबर 6 का आंसर नंबर बी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए साथियों, इसमें आज के जो विषय हमने लिया है वो समस्या समाधान विधि है। इसके जनक जो है सुकरात या सेंट थॉमस, यहाँ 2 लोगों के नाम लिखे हुए हैं। देखिए तो ऑप्शन जो आता है कभी कभी जनक भी पूछ लिया जाता है, तो मेनली सुकरात ही दिया जाता है, लेकिन उनके सहयोगी के रूप में सेंट थॉमस या चीजें हैं, तो इसलिए दोनों नाम लिख दिए हैं हमने यहाँ पर। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही नाम होगा, दोनों नाम ऑप्शन में नहीं दिए जाएंगे। अगर दिए जाएंगे तो उनके लिए अलग से तरीका बताया जाएगा कि 1 2 या 2 3 किस तरीके से होगा। तो यानी हम इसका समाधान, समस्या समाधान विधि के जनक के बारे में समझ सकते हैं कि सुकरात है। आप जानते हैं कि समस्या समाधान जैसा नाम से ही समस्या हो सकता है, क्लियर हो रहा होगा कि जब किसी उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होती है तो वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। यानी जैसे कोई बच्चा है पढ़ रहा है कक्षा में, फिर उससे समस्या हुई, जब समस्या हुई तो क्या है कि उसे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, यानी उसको कैसे हम लगाएं, कैसे उस प्रश्न को हल करें गणित में, तो उसके बारे में उसको सोचना पड़ता है। तो वो जो सोचने का जो तरीका होगा वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ होना चाहिए, वो होगा तो उस समस्या से हमें समाधान उसका मिल जाएगा। इसी बारे में यहाँ बताया गया।
इसका सबसे पहलू जो इंपॉर्टेंट पहलू है वो पहलू इंपॉर्टेंट है चरण, यानी इसके 5 चरण होते हैं और इनके पूछा जाता है कि समस्या समाधान विधि के कितने चरण हैं। तो 1 किसी ए ऑप्शन में 2 दे दिया, तो दूसरे ऑप्शन में 5 दे दिया, किसी में 6 दे दिया। तो ये ऑप्शन दे सकता है कि कितने चरणों में होता है। तो हमें याद कर लेना ये 5 चरण में समस्या समाधान विधि होती है। और कभी कभी इनके क्रमों को अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो इन्हें विधिवत हमें याद कर लेना। जैसे पहला समस्याओं को स्वीकारना या पहचानना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले जब समस्या हमारे सामने आएगी तो उसको हम पहचान तो पाए, यानी छात्र जो है उसको पहचान पाए कि उसमें ये समस्या है। जो समस्या को स्वीकारेगा वो पहचानेगा तभी तो अगले में जाएगा, यानी फिर समस्या को पहचान लिया जब उसने, तब उसने उसका विश्लेषण करेगा कि इसका हल क्या हो सकता है, यानी इसको हम किस तरीके से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए गणितीय संबंधों की खोज करना, यानी अब उनके तरीकों पे खोज की जाएगी कि क्या तरीके इसके हो सकते हैं, कौन सा इसमें सूत्र हम लगा लें, मेथड लगाएं, या किस तरीके से इसको हम हल कर लें। फिर हल याद करना, फिर उसको उसी मेथड से उसको हल किया जाएगा, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया जाएगा। फिर जो फाइनल आंसर मिलेगा उसकी आखिरी चरण में हमें उसकी जांच कर लेंगे। जब जांच करेंगे तो उसका उत्तर कैसा आया, एकदम सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं है, तो उस चीज को हम पता कर लेंगे। तो ये तरीके हैं इस समस्या समाधान विधि का। अब देखिए इसके कुछ गुण हो सकते हैं। तो गुण क्या है, वैज्ञानिक विधि है, यानी क्योंकि हम इसमें वैज्ञानिक तरीके से उसका समाधान खोज रहे हैं इसलिए ये वैज्ञानिक विधि हो गई। छात्रों को सोचने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि समस्या को स्वीकारना, यानी पहले वो स्वीकारेगा, फिर उसको यानी पहचान करेगा, फिर उस पर विश्लेषण करेगा, यानी उस पर थिंकिंग करेगा वो, तो उसको सोचने का मौका मिलेगा इस विधि में। तो सोचेगा कि क्या कर सकते हैं, कौन सा तरीका आसान हो सकता है। जैसे हम लोग सवाल लगाते हैं तो एक मेथड देके फिर दूसरा मेथड देके, तो जो आसान सा मेथड होता है तो वो तरीका है यहाँ पर। फिर ये जो विधि है वो करके सीखो सिद्धांत पर है, यानी जो सिद्धांत हमारा है वो करके सीखो सिद्धांत है, यानी पहले हम करेंगे, त्रुटि आएगी, फिर से करेंगे, यानी अपने आप कर करके इसको हम सीखेंगे। ये विधि कही जाती है, तो इसीलिए कहा गया है इसको करके सीखो सिद्धांत पर। इसकी कुछ कमियां हैं कि छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयोगी नहीं है, यानी जो ये विधि है हमारी वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी कक्षाओं के लिए है, यानी 6, 7, 8 या कक्षा 5 के लिए भी हम कह सकते हैं। बहुत छोटी कक्षाओं के लिए नहीं हो सकती। कारण है उसका कि इतनी छोटी कक्षा में, कक्षा 1, 2 में बच्चा क्या है वो अपनी समस्याओं को पहचान नहीं सकता। उसको अपनी समस्या को पहचानने में समस्या खुद हो जाती है, वो इतना सोचता नहीं, ना तो वो विश्लेषण कर सकता है, तो इतनी समझ नहीं होती उसमें। इसलिए जिस विधि का प्रयोग हम छोटी कक्षाओं में नहीं करते। आज के वीडियो में बस यहीं तक, और हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करते रहें, चैनल को आगे बढ़ाते रहें। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सीटेट में आपको गणित पढ़ने की आवश्यकता कहीं किसी चैनल पर नहीं होगी। संपूर्ण कोर्स गणित का मेरे ही चैनल पर उपलब्ध होगा, एक चरण बाई चरण के तरीके से, स्टेप बाय स्टेप आपको मौका हम इस पर देते रहेंगे। आराम से आप पढ़ते रहिए बिना किसी दिक्कत के, और मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा गणित का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।